हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है गैसों का अणुगतीय सिद्धांत। तो गैसों का अणुगतीय सिद्धांत क्या होता है, आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझने वाले हैं। मैं यही कहूँगा, रट कर नहीं, यदि आप समझकर याद करना चाहते हैं वीडियो को अंत तक बने रहें, एक एक पॉइंट्स आपको समझ में आएंगे। तो चलिए जी हम समझते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम समझना है गैसों के अणुगतीय सिद्धांत। याद रखेंगे ये चैप्टर आपका 5 है और इस चैप्टर का यह 9th लेक्चर है, ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। तो चलिए हम समझते हैं। देखिए हमने सब कुछ लिख दिया है, एक एक पॉइंट्स आप समझेंगे, लिखते हुए चलेंगे जी, नोट्स बनाते हुए आपको चलना है। तो देखिए सबसे पहला कह रहा है यह सिद्धांत गैसीय नियम पर आधारित है। अच्छा, यह सिद्धांत है गैसीय नियम पर आधारित है। याद रखेंगे गैस का नियम हमने आपको बताया था, गैस का नियम में हमने नहीं पढ़ाया था, आपको बायल्स का नियम पढ़ाया था, चार्ल्स का नियम पढ़ाया था, अवोगाद्रो का नियम पढ़ाया था। ये सभी किसके नियम है? गैलुसेक का नियम पढ़ाया था। ये सभी भैया गैसीय नियम है। तो गैसीय नियम हमने पढ़ लिया है, तो उसी नियम पर यह आधारित है गैसों के अणुगतीय सिद्धांत, ठीक है ना। तो यह सिद्धांत गैसीय नियम पर आधारित है। पहली पॉइंट समझ गए, ठीक है। दूसरी पॉइंट कि यह सिद्धांत किसने दिया है, तो यह सिद्धांत क्लासियस और मैक्सवेल दो वैज्ञानिकों ने दिया है। तो यह सिद्धांत दो वैज्ञानिकों ने मिलकर दिया है, एक है क्लासियस और एक है मैक्सवेल। दूसरी पॉइंट समझ गए, आगे बढ़ते हैं जी। अब हमें इस सिद्धांत में क्या क्या बातें बताई गई उसको लिखना है। तो हमने लिख दिया है इस सिद्धांत के अनुसार। अब इस सिद्धांत के अनुसार पहली इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें बताया गया कि गैस जो होते हैं, गैस सूक्ष्म कण जैसे अणु परमाणु से बने होते हैं। बिल्कुल सही बात है जी, गैस जो होते हैं वो छोटे कणों से ही तो मिलकर बने होते हैं ना। जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, क्लोरीन हो गया, ये सभी क्या हैं? गैस हैं। तो ये छोटे छोटे अणु या परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा कह रहा है कि गैसों के कुल आयतन, ध्यान से समझेंगे, कह रहा है कि गैसों का कुल आयतन की तुलना में गैसों की अणुओं की आयतन नगण्य होती है। इसका मतलब आपको समझना पड़ेगा ये बात। कह रहा है कि गैसों की जो कुल आयतन होगी, जैसे सपोज डैट ऐसा हमने मान लिया कि ये गैस, ये एक सिलेंडर है, ऐसे हमने मान लिया कि ये एक सिलेंडर है। अब इस सिलेंडर में ये गैस मान लेते हैं भरा हुआ है। सपोज डैट इस सिलेंडर में ये गैस भरे गए हैं, ठीक है। तो ये जो सिलेंडर है इसमें गैस भरे हुए हैं, तो गैसों का इस आयतन कितना होगा? जितना इस सिलेंडर का आयतन होगा उतना ही ना होगा जी, ठीक है। तो इसका, इस सिलेंडर का जितना आयतन होगा, इस सिलेंडर का जितना आयतन होगा वही इसका क्या हो जाएगा, मतलब वो तो इसका आयतन होगा इस गैस का। परंतु यहाँ पे ये कह रहा है कि गैसों का जो कुल आयतन है, आयतन की तुलना में गैसों की अणुओं का आयतन नगण्य होता है। मतलब इस गैस, ये इस एक सिलेंडर में भर दिया गया है, तो इस गैस का जो आयतन होगा वो पूरा सिलेंडर का आयतन होगा। परंतु इस जो अंतर गैस भरे हुए हैं, ये अणु हो या परमाणु हो, तो इनका आयतन हम देखेंगे तो वो नगण्य के बराबर होगा, मतलब 0 के बराबर या ना के बराबर होगा। कैसे? तो देखिए, ये अगर सभी गैसों को अगर हम एक जगह इकट्ठा करके तो हम इसको भरते हैं, तो ये मुश्किल से इतने में ही पूरी तरीके से भर जाएगा या इतने में भर जाएगा कि नहीं। जैसे कि अगर एक सिलेंडर है, मान लेते हैं जैसे आपके घरों में सिलेंडर आता होगा, तो वो सिलेंडर मान लेते हैं उसमें 15 kg आप सिलेंडर उसमें रख सकते हैं। तो 15 kg मान लेते हैं वो खाली है सिलेंडर, तो उसमें अगर आप 1 kg भी सिलेंडर में गैस भरेंगे ना, 1 kg सिलेंडर में भी गैस भरेंगे तो उसका आयतन कितना होगा? ऐसा नहीं है कि उसका आयतन कम हो जाएगा, उसका फिर भी आयतन उस सिलेंडर के बराबर ही होगा, ठीक है। और चाहे उसमें 16 kg आपने गैस भर दिया तो भी उसका आयतन उतना ही होगा। इससे अब हमें बात ये स्पष्ट होता है कि देखिए, अणु चाहे अगर गैस जितने कम होंगे वो और ज़्यादा फैलेंगे, और गैस के अणुओं की दो दूरी होती है, अधिक होती है। तो सिंपल सी बात है, ये जो गैस है अगर हम एक जगह पूरे तरीके से इकट्ठा कर दें तो इनका अगर हम आयतन पूरे को देखें तो वो इसकी तुलना में ये नगण्य होता है। सिंपल सी यही बात है, ठीक है। चलिए अगला कह रहा है कि गैसों की अणु गति करते हुए आपस में वह बर्तन के दीवार पर टकराते हैं, ठीक है ना। देखिए
यहाँ तक थोड़ा सा ये टाइपिंग में मिस्टेक कर दिया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे बात ये कहा जा रहा है कि गैसों के जो अणु हैं वो गति करते हुए आपस में वह बर्तन के दीवार पे टकराते हैं। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ये गैस जो है ये आपस में गति कर रहे होंगे, गति करेंगे तो ये मान लेते ये ऐसे गति कर रहे हैं, ये इधर आ रहा है, तो ये आपस में भी टकराते हैं और टकराकर ये जो गैस का जो ये दीवार है, ठीक है ना, इस दीवार पर भी ये टक्कर करते हैं। तो ये तो गलत बात नहीं है, तो बात सही है। जब ये गति कर रहे हैं तो ये जरूर टकरा रहे होंगे। तो वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि गैसों की जो अणु हैं गति करते हुए आपस में वह बर्तन के दीवार पर भी टकराते हैं, ठीक है ना। ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। देखिए यहाँ से फोर्थ बात हमें ये बताया गया कि उनकी गति की दिशा बदलती रहती है। मतलब सॉरी, देखिए ये इसी लाइन में है, ठीक है ना। या टाइपिंग में मिस्टेक करके कन्फ्यूज़न कर देते हैं, ठीक है नहीं, ये नहीं रहेगा। देखिए यहाँ पे सिंपल में बात कहा गया कि जो गैसों के अणु हैं वो गति करते हैं तो वो आपस में भी टकराते हैं और जो बर्तन की दीवार है इस पर भी टक्कर करते हैं। और इसी में ये भी बात बताया गया कि उनकी गति की दिशा है वो बदलती रहती है। तो बताइए बदलेगी कि नहीं बदलेगी। मान लेते हैं इसमें दो गैस हैं, ये गैस के एक अणु है, ये गैस का अणु है। मान लेते हैं ये इस तरीके से आ रहा है, ये भी इस तरीके से आ रहा है। तो ये जब आगे टकराएंगे तो मान लेते हैं ये यहाँ पे इस प्रकार ये टकरा गए। तो टकराने के पश्चात एक इधर चला गया तो एक इधर चला गया। तो इनकी जब टकराएंगे, कोई भी वस्तु टकराती है सीधे सीधे ही जा रहे हैं, टकराने के पश्चात उनकी दिशाएं बदल जाती हैं। उसी प्रकार ये भी बात है कि गैस के अणु आपस में टकराएंगे तो उनकी भी दिशा बदलेगी। बात समझ ही रहे होंगे, ठीक। अगला कह रहा है कि गैसों के सभी टक्करों का पूर्ण प्रत्यास्थ होता है। पूर्ण प्रत्यास्थ होता है मतलब गैसों के सभी जो टक्करें होती हैं वो पूर्ण प्रत्यास्थ होती हैं। इसका मतलब आपने समझा। देखिए इसी टाइप के जो ज़्यादा होते हैं जो आपको समझ में नहीं आते हैं, इसी को तो समझाने के लिए मैं ना यहाँ पे इसका मतलब हुआ कि गैसों के सभी जो टक्करे का जो पूर्ण प्रत्यास्थ होता है। इसका मतलब यह है कि जब गैस आपस में टक्कर कर रहे हैं तो उनके बीच ऊर्जा की हानि बिल्कुल भी नहीं हो रही है। बात समझ गए। मतलब मान लेते एक ये गैस है, एक ये गैस है, ये दोनों आपस में टकरा रहे हैं तो टकराने पे ऊर्जा की जो हानि है वो बिल्कुल 0% है। ऊर्जा इनकी कोई भी हानि नहीं होती है। इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो क्या होता है पूर्ण प्रत्यास्थ होता है। बात समझ के स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे और भी नियम में जानेंगे। थोड़ा सा मैं फास्ट चल रहा हूँ, ठीक है जी। अगला देखिए, अगला हमें ये कह रहा है कि अणुओं के बीच की दूरी बहुत अधिक होती है और अणुओं का द्रव्यमान आकर्षण व प्रतिकर्षण नगण्य होता है। इसका मतलब ये कहा गया कि देखिए हम इतनी बार जानते हैं कि जो गैस इस बर्तन में भरे हुए हैं तो इनकी गैसों की जो एक ये बर्तन है और इस बर्तन में गैस भरे हुए हैं तो इन गैसों की अणुओं के बीच की दूरी अधिक होती है। सबसे कम ठोस अवस्था में होती है, उसके बाद द्रव अवस्था में, उसके बाद बीच की दूरी सबसे अधिक किस में होती है तो गैसीय में। तो अणुओं की बीच की दूरी बहुत क्या होती है अधिक होती है। बिल्कुल सही बात है, गैसों में अणुओं की जो दूरी है बीच की दूरी अधिक होगी। उसके बाद कह रहा है कि अणुओं का जो द्रव्यमान है आकर्षण व प्रतिकर्षण नगण्य होता है। मतलब अणुओं का द्रव्यमान लगभग तो शून्य, मतलब एक छोटी सी गैस का द्रव्यमान कितना होगा नगण्य के बराबर, इसलिए उनका आकर्षण और प्रतिकर्षण भी नगण्य ही होता है। वही बात है, ठीक है। भले ही हमें सब कुछ को पता है कि हाँ इसका इतना होता है, बट मुश्किल से 0.0 इतना आएगा तो वो नगण्य के ही तो बराबर है ना, ठीक है ना। अगला कह रहा है कि गैसों के अणु बर्तन की दीवार पर टकराकर दाब उत्पन्न करते हैं। बिल्कुल सही बात है जी। देखिए ये अणु है, ये गैसों के अणु है, ये इस बर्तन पे टकरा रहे हैं तो टकराएंगे तो टकराने को ही तो दाब हम उत्पन्न करते हैं ना। ये टकराने का मतलब क्या है, ये प्रेशर लगा रहे हैं, मतलब दाब लगा रहे हैं। तो बिल्कुल सही बात है कि गैसों के अणु बर्तन पर के दीवार पर टकराकर दाब उत्पन्न करते हैं, ठीक है जी। अगला कह रहा है कि गैसों के अणुओं की ऊर्जा अलग अलग होती है परंतु उनका औसत गतिज ऊर्जा समान होता है। औसत गतिज ऊर्जा समान होती है, मतलब प्रत्येक जो गैस है इसका ऊर्जा अलग अलग होगी
परंतु इनका औसत गतिज ऊर्जा समान होगा। मान लेते हैं 10 अणु है, तो 10 अणु की गतिज ऊर्जा मतलब अलग अलग होगी, इनकी ऊर्जा अलग अलग होगी। तो 10 को अगर हम जोड़ लेंगे, 10 को हम जोड़ लेते हैं, जितना भी आएगा उससे हम फिर से 10 से भाग दे देंगे। तो जितना भी आएगा ना, जितना भी मतलब यहाँ पे वैल्यू आएगा, उसी प्रकार अलग अलग भी होंगे तब भी उतना ही आएगा। मतलब ये बातें आपको शायद समझ में नहीं आ रही होगी। क्यों नहीं समझ में आ रही है मैं बता रहा हूँ। औसत निकालने का एक फॉर्मूला होता है, तो इसीलिए औसत जिनको ना पता हो मैं आपको बता दूं, जितनी अणुओं की संख्या रहेगी उसका मान अलग अलग होगा, तो उसको आप लिखते हुए चलेंगे। जैसे मान लेते हैं 2 है, 3 है, 2 है, 3 है, 5 है, ठीक है ना, 7 है। अब जितने ये अणु होंगे उतना मान ऊपर लिखेंगे। मान लेते हैं ये 3 2 5, 5 है तो 5 से आप भाग दे देंगे, तो जितना आएगा तो वही का जरा इनका औसत गतिज ऊर्जा वो समान ही आएगा, ठीक है, वो समान ही आएगा। ये बात हुआ। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको बात समझ में आ गई होगी। जितना आप डीप में जाते जाएंगे, आगे पढ़ते जाएंगे, सब समझ में आता जाएगा। अभी फ़िलहाल आपको इतना समझ में आ गया, बहुत ही अच्छी बात है। स्क्रीनशॉट पहले लीजिए, आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए ले लिए होंगे, ठीक। तो मैं आशा करता हूँ दोस्त आपको आसानी तरीके से ये टॉपिक समझ में आ गए होंगे। अदरवाइज़ मैं यही कहूँगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी बात, कोई टॉपिक है जो आपको नहीं समझ में आता, यदि आप उनसे हमसे पढ़ना चाहते हैं तो सिंपल है। जैसे मान लेते हैं गैस का अणुगतीय सिद्धांत पढ़ना है, तो यूट्यूब पे लिखिए गैस का अणुगतीय सिद्धांत ब्रदर सर, इतना लिखकर सर्च करेंगे, वीडियो आपको मिल जाएगा। क्लास 11th की स्टडी करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस लिंक पे क्लिक करके सीक्वेंस वाइज अपनी स्टडी कर सकते हैं। तो मिलते एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।